हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, और जब हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसमें कौन कौन सी इंजरीज होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की जाएगी। तो नंबर आप क्वेश्चन रहेंगे 29, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनकी तैयारी करते हुए चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इसी तरीके का स्टडी मटेरियल कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिस्टम प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस। आपको ये बताना है, जब 5000 मीटर की रेस लगाई जाती है तो कौन सा सिस्टम आपको एनर्जी देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एरोबिक सिस्टम, क्योंकि एरोबिक सिस्टम ही ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि बॉडी को पूरी की पूरी एनर्जी मिलती है। वो एक हिसाब से आप उसका फाउंडेशन मान सकते हैं। और ये एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है? ये एनर्जी ब्रेक डाउन होती है न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज, लैक्टेट और फैटी एसिड के टूटने से। और ये एसिड तब टूटती है जब ऑक्सीजन की वहाँ पर प्रेजेंस होती है। और एटीपी तभी बनता है जब ग्लाइकोसिस की प्रेजेंस होती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एरोबिक सिस्टम ही पूरी की पूरी एनर्जी देता है। 2, स्लो ट्विस्ट फाइबर्स आर ऑफ कलर। जो स्लो ट्विस्ट फाइबर होते हैं किस कलर के होते हैं? तो ये होते हैं रेड कलर के, क्योंकि इनमें ब्लड सबसे ज़्यादा होता है, पहली चीज़। और स्लो ट्विच फाइबर्स को रेड फाइबर्स कहा भी जाता है। और ये इनमें जो ब्लड होता है, जो ब्लड आता कहाँ से है? इनमें जो ब्लड आता है वो मायोग्लोबिन से आता है, इस वजह से ये रेड होते हैं। VO2 मैक्स इज रिलेटेड टू, VO2 मैक्स किससे रिलेटेड करता है? करेक्ट आंसर इज बी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो VO2 मैक्स का मतलब क्या होता है? VO2 मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना ही VO2 का मतलब होता है। और ये कब ज़्यादा यूज होता है? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में VO2 मैक्स कम रहेगा, और जैसे आप हैवी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे या एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो ये मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन करने लग जाएगा। या आपको जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन आपको कम मिलने लगता है तब लैक्टिक एसिड बनता है और आप थक जाते हैं। तो यही इसका रीज़न है। नंबर 4, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ड्यूरेबिलिटी। मसल्स कब तक रहती है, ये इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है, डाइट पर डिपेंड करता है, और आपकी एक्टिविटी क्या है उन पर डिपेंड करता है। अगर आपका खान पान अच्छा है तो मसल्स अच्छी रहेगी, और अगर आपका खान पान ऐसी चीज़ें आप ले रहे हैं ड्रग्स जैसी, तो फिर मसल्स की कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज़ अ कंडीशन टिपिकली डिफाइंड वेयर इन एन इंडिविजुअल हैज़ अ रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ अंडर 60 बीट्स पर मिनट इन एडल्ट्स। यहाँ पर एक कंडीशन के बारे में बताया गया है। अगर मान लो आप चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपका हार्ट है वो रेस्ट कर रहा है, हृदय रेस्ट कर रहा है, तो उसकी बीट अगर 60 बीट्स पर मिनट हो रही हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया में होता क्या, इसमें स्लो हार्ट रेट हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया जब भी कहीं आया तो आप ये समझ लीजिएगा स्लो हार्ट रेट, क्योंकि वैसे अगर रेस्ट की पोजीशन में देखा जाए तो जो ये 60 बीट्स है ना, ये 60 to 100 होता है। अगर ये 60 ही आ रहा है तो फिर ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। देखो, 1 मिनट के अंदर जो वेंट्रिकल होता है उसमें कितना ब्लड पंप कर रहा है उसके बारे में पूछा गया है। तो 1 मिनट के अंदर जो ब्लड पंप करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। जितना 1 मिनट में ब्लड पंप कर जाता है उसको कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। और ये कार्डियक आउटपुट कितना होगा? अब अगर मान लो जैसे कि एवरेज माना जाता है कि 1 मिनट में 72 बीट्स होती है, 72 बीट्स इन अ सिंगल मिनट, ठीक है, तो 72 ml ब्लड ही इजेक्ट होगा। जितनी बीट होंगी उतने ही ml ब्लड इजेक्ट होगा। अगर उसका आप कार्डियक आउटपुट निकालना चाहते हो तो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो अगर 72 बीट्स पर मिनट हो रही है तो 70 ml ब्लड निकल रहा है, तो ये मान के चलिए कार्डियक आउटपुट होगा वो 5184 ml पर मिनट होगा। द रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली, जो रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, अप्रोक्सीमेटली वो कितना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप ड्यूरिंग 1 बीट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। अच्छा, 1 मिनट के अंदर जो ब्लड पंप होता है वो कहलाता क्या है?
तो उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट के अंदर जितनी हार्ट रेट होती है उसको अगर स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि एरोबिक सिस्टम में आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके टूटने से एनर्जी मिलती है, लैक्टेट के टूटने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सब होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो उसको बोला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्डियक हाइपरट्रॉफी इज, कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती क्या है? देखो, हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि जो भी कोई चीज़ है वो जब ज़्यादा फैल जाए या उसका आकार जब ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जैसे आप अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तो आप बाइसेप ट्राइसेप या किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम जब आप एक्सरसाइज करो तो देखते हो पंप हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वो पोजीशन होती है हाइपरट्रॉफी वाली। जैसे ही आप नॉर्मल जिम से बाहर आते हैं या घर जाते हैं तो वो कंडीशन फिर बैक हो जाती है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, फिर से बॉडी पार्ट को अपने शेप में वापस ले आती है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है फैलना। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कार्डियक हाइपरट्रॉफी मसल्स का फैलना। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें हार्ट मसल्स मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और जब ये मोटी हो जाती है या कार्डियक हाइपरट्रॉफी में हार्ट मसल्स मोटी हो जाती है तब क्या होती है, ब्लड को सही से पंप नहीं कर पाती है। इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन वेंटिकुलर वॉल्यूम बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट? कोई एडल्ट है उसके लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा? अगर मैं नॉर्मल सांस ले रहा है तो कितनी सांस 1 मिनट में लेगा? आप खुद से ही अपने सांस का काउंट करके देखिए 1 मिनट में कितनी होती है। करेक्ट आंसर इज सी, 12 to 20। या जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगा वो 12 to 20 बीट पर मिनट होगा या ब्रीथ पर मिनट होगा। द अमाउंट ऑफ ब्रीथ पर मिनट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू। अब नॉर्मल नहीं है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय ब्रीदिंग का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज करते समय आप 1 मिनट में कितनी ब्रीथ ले रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 40 ब्रीथ पर मिनट। 40 ब्रीथ भी हो सकती है या हो सकता है 40 से भी ज़्यादा हो जाए। विच इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम होता है उस पर एक्सरसाइज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। किसकी वजह से नहीं होता है ये बताना है। तो इसका कारण है इंक्रीज ब्लड सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है उसके कारण से मस्कुलर सिस्टम पर एक्सरसाइज का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम पे कौन सा शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं करता है ये है आपको बताना। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट। इसका जो रीज़न होता है उसका रीजन का मेन मतलब यह होता है कि मसल्स फटीग एंड सोरनेस, जो मसल्स की थकान होती है उस वजह से। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू इंक्रीज। तो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है किस चीज़ को बढ़ाने में वर्क करती है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें मसल्स का ही बढ़ेगा क्योंकि मसल्स पंप होंगी और उनका वो शेप आएगा। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन मसल्स इज एन इफेक्ट ऑफ। अच्छा, जो मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है या उसका स्टोर होना बढ़ता है तो उसका इफेक्ट पड़ता क्या है? तो उसका इफेक्ट ये पड़ता है एरोबिक ट्रेनिंग, कि जैसे जैसे आप एरोबिक ट्रेनिंग करेंगे तो ग्लाइकोजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, और ग्लाइकोजन की ज़रूरत ज़्यादा इसलिए पड़ेगी क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो स्टोर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। मैन एंड वीमेन यूजली अटेन देयर हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल्स बिटवीन द एजेस ऑफ। अब यहाँ पर यह बताया गया है आदमी हो या औरत हो वो हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल किस एज में अटेन कर लेता है, जो उसका हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल होता है किस एज में अटेन कर लेता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 20 to 40, क्योंकि 20 to 40 ही वो एज होती है जहाँ पर हाईएस्ट स्ट्रेंथ लेवल किसी के पास होता है। 20 से 40 तक बढ़ता रहता है और 40 के बाद फिर वो बढ़ना बंद हो जाता है। अगर 40 के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको स्पेशल एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान देना होगा, और जबकि इससे पहले वो नेचुरल होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनरल्स कंटेंट इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बोन। अच्छा, अगर ये जो बोन होती है, हड्डी होती है, इसका वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इस किस वजह से बढ़ता है? तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ता है अमाउंट ऑफ मिनरल की वजह से, और अमाउंट ऑफ मिनरल की वजह से जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? बोन मास बढ़ता है या बोन डेंसिटी बढ़ती है। द केमिकल सब्सटेंसेस synthesized by specific host glands secreted into the blood and carried throughout the body are called। अब केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं एक स्पेसिफिक होस्ट ग्लैंड में अगर इनको सिंथेसाइज किया जाए और इनको ब्लड के साथ सेक्रिएट करके पूरी बॉडी में थ्रू आउट किया जाए या पहुंचाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हार्मोन्स।
क्योंकि हार्मोन्स ही होते हैं जो पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। कैसे? केमिकल सब्सटेंसेस के माध्यम से स्पेशल ग्लैंड से होते हुए ब्लड में सप्लाई होते हैं और ब्लड से सप्लाई होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। इट इज द डिजीज इन विच बोन वीकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ ब्रोकन बोन। अच्छा, यहाँ पर कोई एक ऐसी डिजीज दी गई है जिसके वीक होने की वजह से बोन टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। यह एक बीमारी है जिसकी वजह से बोन वीक होती हैं, हड्डी के टूटने का यह खतरा होता है। ऐसा जब होता है 40 के बाद तो अक्सर ये होने लगता है, ये प्रोसेस होता है, मगर 40 से पहले भी अगर ये प्रोसेस आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जिसको भी हो जाता है उसकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है और बोन ब्रेक होने का खतरा ज़्यादा होता है। बोन डेंसिटी का मतलब होता है जो बोन होती है उसके अंदर आप मान के चलें कुछ एरिया होल टाइप का होता है, खाली होता है, तो वो धीरे धीरे भरता है तो उसको बोलते हैं बोन डेंसिटी बढ़ रही है। और जब वो होल एरिया थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है, पाइप टाइप का बनने लगता है, तब वो वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी हो जाती है। डिक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी पार्ट, सेल, ऑर्गन्स और अदर टिश्यू इज कॉल्ड। अगर मान लो कोई बॉडी पार्ट डिक्रीज हो रहा, घट रहा है, सेल घट रहा है, ऑर्गन घट रहा है या अदर टिश्यू घट रहे हैं, तो उनको बोला क्या जाएगा? किस वजह से सब छोटा होता जा रहा है, घटता जा रहा है? उसका बस एक रीजन होता है ऑस्ट्रोफी। और हाइपरट्रोफी का मतलब है बढ़ना, ऑस्ट्रोफी का मतलब होता है घटना। ए स्प्रेन इज एन इंजरी टू। जो स्प्रेन होता है उसका मतलब क्या होता है? देखो, स्प्रेन वगैरह जो इंजरी होती है, ठीक है, वो इंजरी होती है लिगामेंट अराउंड द ज्वाइंट। ज्वाइंट के पास जो लिगामेंट होता है, स्प्रेन की इंजरी वहां पर अधिकतर होने का चांस होता है। और लिगामेंट्स क्या होता है? दो बोन्स के बीच के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लेक्सिबल फाइबर के तरीके से होल्ड रखने का काम करता है लिगामेंट। तो स्प्रेन इज एन इंजरी टू लिगामेंट। अ बोन फ्रैक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ इंजरी टू। अगर किसी को बोन फ्रैक्चर हो गया है तो वो किस इंजरी का एग्जांपल है? स्किन का है, सॉफ्ट टिश्यू का है, हार्ड टिश्यू का है, आइस का है? तो यहाँ पर वैसे करेक्ट आंसर होगा हार्ड टिश्यू। अब डिपेंड करता है कि बोन कैसे फ्रैक्चर हुई है, कितनी फ्रैक्चर हुई है, किस जगह पर फ्रैक्चर हुई है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है बोन ब्रेक होने की पोजीशन पर कि सॉफ्ट टिश्यू हुआ है। अगर एकदम बोन ब्रेक हो गई तो इसका मतलब हार्ड टिश्यू ब्रेक हो गया है। और कभी कभी क्लोज फ्रैक्चर भी हो जाता है। क्लोज फ्रैक्चर में होता क्या है, मान लो जहाँ से बोन ब्रेक हुई है, ठीक है, बोन ब्रेक हो गई मगर वहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ वहाँ पर डैमेज जैसा पता नहीं चल रहा है। जो आसपास के टिश्यू होते हैं वो डैमेज जरूर होते हैं मगर शो ऑफ नहीं होता है। कि अगर आप किसी की बोन ब्रेक हो गई तो आपको दूर से देखने से नहीं पता लग रहा है ना वहाँ पर कुछ स्वेलिंग है, तो उसको बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। बहुत हल्का सा फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर जरूर होता है मगर पता ही नहीं चलता है जब तक आप उसको चेकआउट ना कराएं डॉक्टर से। आ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज। सॉफ्ट टिश्यू की जब इंजरी डैमेज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज कहाँ पर होती है, किसके द्वारा होती है? जब भी कभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी डैमेज होगी तो वो हमेशा लिगामेंट्स और टेंडन्स में होगी, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट्स और टेंडन्स ही होते हैं जो बोन्स को जोड़ने का और पकड़ के होल्ड रखने का काम करते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने के चांस है। जब बोन ब्रेक होती है तो वो हार्ड टिश्यू हो जाते हैं। अ फ्रैक्चर इन विच द बोन ब्रेक्स डायगोनली। अगर कोई बोन डायगोनली ब्रेक हो गई तो उस फ्रैक्चर को बोला क्या जाता है? तो उस फ्रैक्चर को बोलते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगर बोन डायगोनली ब्रेक हुई है तो वर्टिकली ब्रेक हुई है तो उसका नेम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि जो वर्टिकली ब्रेक होती है उसका क्या होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर वर्टिकली बोन ब्रेक होती है तो उसका नेम क्या होता है। फर्स्ट एड इज द। फर्स्ट एड होता क्या है? देखो, फर्स्ट एड होता है अ कंप्लीटिंग सेकेंडरी सर्वे। फर्स्ट एड सबको आना चाहिए और फर्स्ट एड का काम केवल इतना होता है किसी को भी चोट लगी या कोई भी इंजर्ड हुआ तो तब तक के लिए आप उसकी ब्लीडिंग को रोकें और तुरंत हॉस्पिटल उसको पहुंचाएं। फर्स्ट एड का काम ये होता है कि जहाँ जैसे भी हो रहा है कैसे भी आप ब्लड को रोकने का काम करें, या जो फ्रैक्चर हो गया उसको ज़्यादा छूने ना दें, ज़्यादा हिलने ना दें और जिसको भी हुआ उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचाएं। तो फर्स्ट एड का काम होता है जो चीज़ तुरंत हुई है उसको रोकें और इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ट्रेनिंग नहीं होती है। मान लो किसी को ब्लड निकल गया, अब उनको ये पता है कि ब्लड निकल गया तो हमको कॉटन या पट्टी वगैरह कुछ लगानी है, बांधनी है, टेप लगाना है, कैसे भी ब्लड को रोकना है और जल्दी से जल्दी इसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। तो फर्स्ट एड का मेन मतलब यही होता है जो आपके पास मौजूद है तुरंत में उसको कैसे भी मरीज के लिए यूज़ करना है, पेशेंट के लिए यूज़ करना। ड्रेसिंग एंड
बैंड एजेस आर यूज टू। अब जो ड्रेसिंग होती है और बैंड एजेस होते हैं उनका यूज़ कब होता है? देखो उनका यूज़ हम जब करते हैं जब हेल्प कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। मान लो किसी के बहुत ज़्यादा ब्लड निकल आया है, तब हम ड्रेसिंग उसकी कर देते हैं, जैसे पट्टी बांध देते हैं, बैंडेजेस लगा देते हैं। और अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तब भी हम यही काम कर देते हैं। और सेकेंडरी कारण हमारा यही हो जाता है कि पहले जल्दी से जल्दी ये सब करने के बाद डॉक्टर से मिल। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टॉप एक्सटर्नल ब्लड लॉस? अच्छा, जो एक्सटर्नल ब्लड लॉस होता है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको रोकने का? तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वाउंड। मान लो किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा निकलने लगा है, फुटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, बॉल सही से कि कहीं ऐसी जगह लग गई है कि ब्लड एकदम निकलने लगा, तो सबसे पहले आपको कॉटन लेना है। कॉटन नहीं लेना है, कपड़ा लेना है, वो भी कुछ अवेलेबल ना हो तो हाथ से ही उस जगह को एकदम प्रेशर से दबा देना है कि कैसे भी करके ब्लड ना रुके, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा ब्लड निकलने से इंसान की मौत हो सकती है। तो उस ब्लड को निकलने से रोकना है। अ बर्न शुड बी इमर्स्ड और प्लेस्ड अंडर कोल्ड वाटर फॉर एटलीस्ट। अच्छा, मान लो कोई जल गया है तो उस पर क्या करते हैं, ठंडा पानी लगाते हैं। कम से कम ठंडा पानी तो लगाना चाहिए। कितने टाइम तक लगाना चाहिए? अगर कोई जल गया है तो उस पर ठंडा पानी कम से कम 20 मिनट्स लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसको रिलैक्स फील होगा। क्योंकि जब वो ठंडा पानी लगाते हैं वहाँ पर तो वो क्या होता है, वो पेन को रिड्यूस कर देता है और उससे जो इंजरी का इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो ये थे 29 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि इंपॉर्टेंट है, इसकी भी तैयारी आप करते चलें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।